गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंडोल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें बेसिकली वही 3 स्टेप होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो अटैक करेगा हमारे इंडोल रिंग पे। तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, जैसा कि हमने बताया था कि हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा वो हमारी स्मॉल रिंग पे होगा, यानी पायरोल रिंग पे होगा जो हमारे इंडोल में है, क्योंकि उस पे क्या होता है कि पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से अब 2 उसमें पॉसिबिलिटी होते हैं, या तो सेकंड पोजीशन पे हो सकता है या फिर थर्ड पोजीशन पे हो सकता है। जब सेकंड पे होता है तो हमारा एक ही कार्बोकेटाइन बनता है उसके बाद, लेकिन जब अटैक होता है हमारा थर्ड पोजीशन पे तो उस टाइम पे हमारे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा अटैक प्रेफरेबली होता है थर्ड पोजीशन पे। और लास्ट स्टेप एज यूजुअल हमारा होता ही है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जिसमें हमारा फाइनल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो दूसरी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुई थी, अब वो क्या करती है, वो प्रोटॉन को ले लेती है और वहाँ पे हमारी एरोमेटिसिटी वापस से रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडोल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्यूनोलिन। क्यूनोलिन क्या होता है कि बेसिकली इसमें बेंजीन बेंजीन के साथ होता है एक साथ में हमारी पिरिडिन रिंग, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक बेंजीन रिंग एंड पिरिडिन रिंग जब दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं तो उस टाइम पे हमें मिलती है हमारी क्यूनोलिन। एज़ यूजुअल इसमें भी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, जैसे कि ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये हमारी पिरिडिन रिंग है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा हेट्रोएटम है जो कि नाइट्रोजन है, वहाँ से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी। इस पे आएगा हमारा 1, फिर रहेगा हमारा 2, 3, 4। एज यूजुअल जो बाय कन्वेंशन है, जो हमारा ब्रीजिंग एटम है, मतलब जिससे हमारी दोनों रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, उनको हम छोड़ देंगे। उसके बाद आएगा 5th, 6th, 7th, 8। अगर इनको नंबरिंग देनी पड़ी तो 9th ऊपर और 10th नीचे। तो ऐसे हम नंबरिंग करेंगे हमारी क्यूनोलिन रिंग में। तो जो हमारी क्यूनोलिन होती है वो मिलती है कोल तार में और बॉर्न ऑयल में, और ये बहुत सारे जो एल्कलॉइड होते हैं उनको डिकम्पोजिशन से भी मिलती है, यानी कि क्यूनिन में मेनली ये मिलती हैं। तो इसका जो फर्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रॉप सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, हम एनिलीन लेते हैं, उसको ट्रीट कराते हैं ग्लिसरॉल के साथ, और साथ में हम लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमें मिलती है हमारी क्यूनोलिन रिंग। साथ में हमें मिलता है हमारा एनिलीन और वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, तो सबसे पहले हमने लिया ग्लिसरॉल, उसको हमने ट्रीट करवाया किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो अब क्या होगा, इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, यानी कि क्या रहेगा यहाँ पे OH, H, OH और H। तो जब इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास क्या बचेगा, एक्रोलिन बचेगी, जो क्या है हमारा, जैसे कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। बेसिकली क्या है ये, जैसे कि एल्डिहाइड CHO ग्रुप हो गया, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा, उससे नेक्स्ट अगला कार्बन बीटा, अल्फ़ा बीटा के बीच में क्या है, हमारी डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इस पे क्या होता है, जब हमारी जो हमने एनिलीन ली है उस पे नाइट्रोजन पे है हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अटैक करते हैं हमारा। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, जैसे कि ये है यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, उसके बाद क्या है हमारा डबल बॉन्ड H। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अटैक हो सकता है 1, 2, उसके बाद ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा। तो या तो अटैक हो सकता है हमारा 1-2 एडिशन, या फिर हो सकता है हमारा 1-4 एडिशन, यानी कि अटैक यहाँ पर हो, उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट होगी और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली एडिशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पे होता है हमारा माइकल 1-4 एडिशन रिएक्शन। तो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है उन्होंने अटैक किया कार्बन कार्बन पे। अब वो जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थी वो अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, और कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड हमारी ओ नेगेटिव बन जाएगा। अब जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा, वो चले जाएगी ऑक्सीजन के पास और वहाँ पे हो जाएगा हमारा OH। तो फर्स्ट स्टेप होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इनोल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाती है, OH आ जाता है इनोल। अब ये टोटोमराइज कर सकता है, किस में जा सकता है, हमारा कीटो फॉर्म में। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है हमारा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म।
तो यहाँ पे ये टोटोमराइज करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको ट्रीट कराते हैं हम एसिड के साथ H+। अब क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट कर सकता है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है हमारा OH पॉजिटिव का। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो हमारे बेंजीन रिंग है उसमें क्या है हमारा, मतलब डबल बॉन्ड्स हैं। अब वो अटैक कर सकती हैं कहाँ पे, हमारे कार्बन पे। कार्बन पे इसलिए अटैक कर रही हैं क्योंकि अब वो अटैच्ड है हमारे ऑक्सीजन के साथ जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पे हाईली पॉजिटिव डेल्टा चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही इसने अटैक किया तो कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा OH। और अब ऐसा करने से लेकिन बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। तो ये फटाफट क्या करेगा, हाइड्रोजन को लूज़ करेगा सो दैट बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस गेन हो सके। और दूसरा इस स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारा जो कार्बन है जो दोनों में कॉमन है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि वहाँ पे ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। इसलिए साथ के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होती है और हमारा यहाँ पे बेंजीन की एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारा H+ जाएगा, मतलब जिस कार्बन पे OH है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा -H2O हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा ये 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन बना है, इसके हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको ट्रीट कराते हैं हम नाइट्रोबेंजीन के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे रिडक्शन होगी और हमारा बन जाएगा ये ऑक्सीडेशन रहेगी, बेसिकली ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमारी नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होकर बना लेगी हमारी एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अल्टीमेटली जो हमने नाइट्रोबेंजीन स्टार्टिंग में ली थी वो यहाँ पे यूज़ होती है हमारी लास्ट स्टेप में। तो ये थी हमारी स्क्रॉप सिंथेसिस, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और क्विनोलिन की वन ऑफ दी मतलब अच्छी जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की डॉबनर मिलर सिंथेसिस की। ये हमारी स्क्रॉप सिंथेसिस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, उसको एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं। तो पहले तो एल्डोल का फॉर्मेशन होगा, उसमें क्या रहेगा हमारा, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमें मिल जाएगा क्रोटन एल्डिहाइड। अब इसमें और पहले वाले में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसमें एक हमारा CH3 और लगा हुआ है इसी के साथ, नहीं तो ये भी क्या ही है, हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ही है। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि पहले जो हमारा हमने ले रखी है एनिलीन और हमने ले रखा है एसिटाल्डिहाइड, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन जाती है हमारी एनिलीन से, ऑक्सीजन जाती है हमारी एसिटाल्डिहाइड से, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमारा फॉर्मेशन हो जाता है इथाइलिडीन एनिलीन का, जिसको हम एनिल भी बोलते हैं इन कंपाउंड्स को। ये क्या होते हैं, ये एक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि हमें इस बार नाइट्रोबेंजीन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो हमारा एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड मिलके ही बना लेते हैं एक एनिल, जिसकी जो खुद ही एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के का काम करेगा। तो हमने एनिलीन लिया और उसके बाद फिर हमारी सेम रिएक्शन होती है जो हमारा स्क्रॉप सिंथेसिस में हुई थी, सेम मैकेनिज़्म, और हमारा फॉर्मेशन हो जाता है इस कंपाउंड का। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि सेकंड स्टेप पे हमारा एक CH3 लगा हुआ है, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में एक CH3 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब जो हमारा लास्ट स्टेप, जो हमारा एनिल बना है इथाइलिडीन एनिलीन, वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हमारा क्विनोलिन रेडी हो जाएगा और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, एन मिथाइल एनिलीन। तो ये थी हमारी सेकंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, डॉबनर मिलर सिंथेसिस। फिर उसके बाद आती है हमारी फ्राइडलैंडर सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड, उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ। तो हमने क्या लिया, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अटैक करते हैं किस पे, हमारे कार्बन पे। हाइड्रोजन जाएगी हमारी एनिलीन के मतलब H2 से और ऑक्सीजन आएगी हमारी एसिटाल्डिहाइड से, वाटर मॉलिक्यूल बाहर और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगी हमारी डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम इसको ट्रीट कराते हैं बेस के साथ। बेस क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा CH3 ग्रुप है इसमें से एक हाइड्रोजन ले लेगा और बना लेगा यहाँ पे CH2। अब जहाँ जैसे ही यहाँ पे CH2 नेगेटिव बन जाएगा, वो अटैक करेगा अब कार्बोनिल कार्बन पे। उसने कार्बन कार्बन पे अटैक करा तो वहाँ पे क्या आ गया, हमारा OH का फॉर्मेशन हो गया
H कहाँ से आया, O नेगेटिव जो बना है वो वाटर मॉलिक्यूल से लिया है इसने। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मतलब OH निकलेगा हमारे फोर्थ कार्बन से और थर्ड से निकलेगा हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और हमें मिल जाएगा हमारा क्योनोलिन। इसमें अगर हम डिफरेंट एल्डिहाइड यूज़ करते हैं तो हमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड क्योनोलिन डेरिवेटिव मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम एसिड एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन यूज़ करेंगे यानी कि एसीटोन, तो हमें मिलेगा 2 मिथाइल क्योनोलिन। उसकी जगह पे अगर हम यूज़ करते हैं हम इथाइल एसीटोएसीटेट, तो हमें यहाँ पे मिलेगा इथाइल 2,4 डाई मिथाइल क्योनोलिन 3 कार्बोक्सिलेट। यानी कि अगर हम डिफरेंट यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमें उसी के हिसाब से सब्स्टिट्यूटेड क्योनोलिन मिलती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारी, हम इंडोल से भी बना सकते हैं इसको। कैसे? रिंग एक्सपेंशन से, क्योंकि इंडोल में क्या होती है, हमारी एक बेंजीन रिंग होती है और दूसरी हमारी 5 मेंबर की रिंग उसके साथ फ्यूज्ड होती है। लेकिन अब 5 मेंबर को हम एक्सपेंड करके 6 मेंबर की बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी क्योनोलिन। तो यहाँ पे हम लेते हैं डाइक्लोरोमीथेन, उसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, मिथाइल लिथियम के साथ। अब मिथाइल लिथियम क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा और फिर और एक Cl नेगेटिव निकल जाएगा जो कि Li के साथ चला जाएगा, LiCl बन गया और हमारी मीथेन बन गई। अब हमारे पास क्या बची, हमारे पास बची है कार्बीन, क्लोरोमिथाइलिन। अब क्लोरोमिथाइलिन क्या करती है, वो ऐड होती है हमारी इंडोल की डबल बॉन्ड पे। तो क्या होगा यहाँ पे, जो हमारे इंडोल की डबल बॉन्ड है उस पर ये अटैक करेगी। यहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन रहेगी। यानी कि क्या होगा बेसिकली, जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये उसके साथ हमारी इंडोल की रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे है ये हमारी CH और Cl। अब ये 2 कार्बन, तो ये 1 और 2, ठीक है, और ये एक कार्बन इसका, अब 2+1 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके अटैक करेगी इस पे, यानी कि 2 इसके और 1 इसका, 2+1 साइक्लो एडिशन। तो उसमें क्या होगा, हमारी एक 3 मेंबर की प्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होगा जो कि यहाँ पे हो गई है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन और लिथियम के बीच में बॉन्ड है वो यहाँ पे ब्रेक होती है, डबल बॉन्ड बनती कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, और हमारी जो 3 मेंबर की रिंग बनी थी अब वो ब्रेक होके क्या बना लेती है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाती है और हमारा LiCl निकल जाएगा और हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्योनोलिन, जो कि हमारी 2 6 मेंबर की रिंग है फ्यूज टुगेदर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ क्योनोलिन। इसमें क्या होता है कि हमारा ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 511 केल्विन और इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 264.9 किलो जूल पर मोल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें क्या आता है कि नाइट्रोजन पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज और हमारा पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट रिंग, मतलब पूरे रिंग पे डिस्पर्स होता है। जैसे कि इसमें फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, फिर आगे चला गया, उसके बाद क्या होता है कि एक अल्टीमेटली पूरी की पूरी दोनों रिंग पे हमारा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक हमने ब्रांच स्ट्रक्चर दिखा रखा है, यानी कि ऊपर से जो ये वाला स्ट्रक्चर है हमारा, इससे हमारा ऊपर वाला भी बन सकता है और हमारा नीचे वाला स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि हम बॉन्ड को किस साइड पे मूव कराना मतलब प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं और ये हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके, क्योनोलिन के। फिर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। उसमें सबसे पहले आता है हमारा बेसिक नेचर। बेसिक नेचर किसकी वजह से होता है, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके लोन पेयर हमारी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसके लिए इसका बेसिक नेचर होता है। अब इसको एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पे जो लोन पेयर हैं वो अटैक करेंगे किस पे, हाइड्रोजन पे, और हमारा बन जाएगा क्योनोलिन हाइड्रोक्लोराइड। सिमिलरली इसको हम ट्रीट कराते हैं हमारा मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे CH3 पे, कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड ब्रेक होगी और हमें मिल जाएगा N मिथाइल क्योनोलिनियम आयोडाइड। ये हमारा एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होता है और पेरिडीन से थोड़ा सा कम बेसिक होता है जो हमारा क्योनोलिन है, क्योंकि
पेरिडीन में क्या होता है कि वो एक सिंगल रिंग होती है 6 मेंबर की, लेकिन इसके साथ बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाती है पेरिडीन से। और एनिलीन में तो हमें पता ही है कि वो जो उसके लोन पेयर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कॉन्जुगेशन में बेंजीन रिंग के साथ, तो वो उसकी तो बेसिसिटी कम होती ही है। फिर बात करते हैं हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। क्विनोलिन में हमारी दो 6 मेंबर की रिंग है। अब इन दोनों 6 मेंबर की रिंग में से एक में है हमारा, जिसमें हमारा नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन है यानी कि उसको वो रिजेंबल करती है पीरिडिन रिंग की तरह, और जो दूसरी रिंग है वो रिजेंबल करती है किसकी, बेंजीन रिंग की तरह। जैसा कि हमें पता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे कार्बन से, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाली रिंग जो जिसमें नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स कम एक्टिव होती है कंपेयर टू दिस रिंग, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास विड्रॉ कर ली हर तरीके से, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई इस रिंग के कंपैरिजन में। तो जो अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो वहाँ पे अटैक करेगा, इसलिए वो कहाँ पे अटैक करना प्रेफर करता है, बेंजीन रिंग पे। अब बेंजीन रिंग पे हमारी दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो अटैक हो सकता है हमारी 5th पोजीशन पे, या फिर अटैक होता है हमारा 8th पोजीशन से। जनरली हमें मिक्सचर मिलता है 5th एंड 8th पोजीशन का, और मतलब कुछ में वो मेजर माइनर भी हो जाता है। तो पहली रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन, जिसको हम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जिसको हम बोलते हैं हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली जो हमारे एक तो 5 नाइट्रोक्विनोलिन मिलता है और एक हमें मिलता है 8 नाइट्रोक्विनोलिन, यानी कि दोनों का मिक्सचर मिलता है हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल से अमाउंट में। लेकिन जब सल्फोनेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो 5th पोजीशन पे जो हमारा सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगता है वो मेजर बनता है कंपेयर टू 8th पोजीशन के, जो कि माइनर रहता है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, इसमें लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हमारा नाइट्रोजन पे, और जो ये हमारा ग्रुप है हमारा SO3 ग्रुप SO3H ग्रुप, ये काफ़ी बल्की होता है, तो इसमें और नाइट्रोजन के लोन पेयर में थोड़ी बहुत रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट होता है ये कम अमाउंट में बनता है कंपेयर टू हमारा 5th पोजीशन पे अटैक के, जो कि हमारा मेजर रहता है इस वाले केस में। फिर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन भी सेम रहता है हमारा 5th पोजीशन पे एंड 8th पोजीशन पे, दोनों पे होता है, और हमें अल्टीमेटली दोनों का मिक्सचर मिल जाता है। फिर अगला है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हमें पता है, जैसे कि पिरिडीन के पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल था, क्योंकि पिरिडीन क्या करता था, पिरिडीन में नाइट्रोजन लोन पेयर्स को मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास ले लेता था, और हमारी जो रिंग होती थी वो हो जाती थी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो अब हमारे पास जो इसमें दो रिंग है क्विनोलिन में, एक तो है हमारी बेंजीन रिंग, एक है हमारी पिरिडीन रिंग। तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब कम कहाँ पे है, हमारी नाइट्रोजन जिस रिंग में है यानी कि पिरिडीन रिंग में, तो अटैक कहाँ पे होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पिरिडीन रिंग पे, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा हमारी बेंजीन रिंग पे। तो पहली रिएक्शन है हमारी चीची बेबिन रिएक्शन, जिसको सोडामाइड के साथ करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और हमें मिल जाते हैं 2 अमीनो क्विनोलिन। हमें ये भी पता है कि सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के सबसे पास में है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम सेकंड पोजीशन पे रहेगी। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन हमें एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि रिडक्शन में हमने अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं। तो पहले कर रहे हैं हम किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, उसके साथ भी एन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, उसके साथ भी हमें दोनों के साथ क्या मिलता है, हमें फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन पर हमारी हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, यानी कि 1,2 डाई हाइड्रो क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम इसको ट्रीट कराते हैं टिन HCl के साथ या फिर हाइड्रोजन निकल के साथ, तो उस टाइम पे जो पिरिडीन रिंग होती है सबसे ज़्यादा उस पर सब्स्टिट्यूशन होता है पहले, और हमारा 1 2 3 4, यानी कि इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी पिरिडीन रिंग हमारी रिड्यूस हो जाती है, जिसमें हमें मिलता है 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन।
लेकिन अगर हम इसको ट्रीट कराएं हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ, जो कि हमारा एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारी पूरी की पूरी क्योनोलिन रिंग रिड्यूस हो जाएगी और हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, डेका हाइड्रो क्योनोलिन। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हम इनको रेट कर सकते हैं कि हमारा कौन से रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि उनके एक्शन के हिसाब से। अब इन चारों में से देखा जाए तो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है हाइड्रोजन प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। उसके बाद फिर होता है हमारा NaCl या फिर हमारा हाइड्रोजन निकल, और सबसे वीकेस्ट इनमें से देखा जाए तो रहेगा हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बट ये सिर्फ इसी क्योनोलिन रिंग के बेसिस पे है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो रिंग हैं, अब उनमें से कोई एक ऑक्सीडाइज हो सकती है, तो लेकिन जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे वही हमारा इजीली ऑक्सीडाइज हो पाएगी। तो हमारी बेंजीन रिंग में और हमारी पिरिडिन रिंग में हमें पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे है, बेंजीन रिंग पे है, इसीलिए ऑक्सीडेशन किसका होता है, हमारा बेंजीन रिंग का होता है। तो हम इसको ट्रीट कराते हैं जब हम KMnO4 के साथ, तो उस टाइम पे पहले तो हमें मिलता है पिरिडिन 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम क्योनोलेनिक एसिड भी बोलते हैं। जब इसको फर्दर हीट करते हैं तो जो सेकेंड पोजिशन वाला हमारा एसिडिक ग्रुप है वो CO2 फॉर्म में निकल जाता है और हमें मिल जाती है निकोटेनिक एसिड। यानी कि बेसिकली ये क्या है, निकोटेनिक एसिड हमारा पिरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी हमारी रिएक्शंस हमारे क्योनोलिन की। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी बेसिकली वही 3 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और लास्ट में रहेगा हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, साथ में जो स्पीसीज बचती है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब हमारा जो अटैक हो सकता है, हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि हमारा अटैक बेंजीन रिंग पे होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन बेंजीन रिंग पे भी हमारी 4 पोजीशन है, यानी कि 5th 6th 7th एंड 8th। उसमें 5th एंड 8th पे ही क्यों अटैक होता है वो देखते हैं अभी हम। तो पहले हमने अटैक दिखा रखा है हमारा 5th पोजीशन पे। जब हमारा अटैक होगा 5th पोजीशन पे तो उस टाइम पे क्या होगा, 5th पे अटैक हुआ तो 6th पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो इनिशियली बना है वो स्टेबल है, क्योंकि उसमें हमारी जो पिरिडिन रिंग है उसका एरोमेटिक सेक्सटेट कंप्लीट है, यानी कि वो एक रिंग अभी एरोमेटिक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब हमारा स्ट्रक्चर बना, जो हमारा नेक्स्ट डबल बॉन्ड शिफ्ट हुई, अब यहाँ पर भी ये स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं उसमें हमने क्या कर रखा है, हमने क्या कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ पहले वाला तो एज इट इज़ है, पहले वाली रिंग, दूसरी रिंग के इलेक्ट्रॉन जो पिरिडिन रिंग है उसके हमने मूव कर दिए, ठीक है। यानी कि क्या किया हमने, उसके इलेक्ट्रॉन हमने मूव कर दिए, तो उससे हमारा मिला ये वाला स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर अगले वाला स्ट्रक्चर, यानी कि ये और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। फर्स्ट एंड फोर्थ थर्ड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि बेंजीन रिंग तो हमारी सेम है, सिर्फ पिरिडिन रिंग के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसी तरह से सेकंड एंड फोर्थ में इतना ही डिफरेंस है कि बेंजीन रिंग तो एज इट इज़ है, सिर्फ हमारे पिरिडिन रिंग के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यानी कि टोटल 4 स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबल हैं जिसमें एक रिंग पूरी तरह से एरोमेटिक है। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, फोर्थ से जब हमारा 5th बन रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कि जो बन गया हमारा हाईली अनस्टेबल। जैसा कि हमें पता है नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज हमारा क्या रहेगा, स्टेबल नहीं होगा। तो उसके बाद फिर अगला जब स्ट्रक्चर बना वो लेस स्टेबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे एक भी रिंग एरोमेटिक नहीं है, और ऐसा ही होता है हमारा लास्ट स्ट्रक्चर में, यहाँ पे भी एक भी रिंग एरोमेटिक नहीं है। तो ये था हमारा अटैक जब हमारा 5th पोजीशन पे अटैक हुआ। अब हम अटैक कर दिखा रहे हैं 8th पोजीशन पे। जब 8th पोजीशन पे अटैक होता है तो हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, 7th पे। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर बना, उसमें एक रिंग एरोमेटिक है, ये स्टेबल होगा। सेकंड स्ट्रक्चर में भी एक रिंग एरोमेटिक है, ये भी होगा। अब सेम यहाँ पे कर रखा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है कि बाकी बेंजीन रिंग तो सेम है, सिर्फ पेरिडिन रिंग के इलेक्ट्रॉन मूव करवा रखे हैं। तो ये भी स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पे पेरिडिन रिंग एरोमेटिक है। सेकंड एंड फोर्थ में भी सेम है, पेरिडिन रिंग एरोमेटिक है। अब क्या होता है कि अगले स्ट्रक्चर में जैसे ही पेरिडिन रिंग से
हमारी डबल बॉन्ड शिफ्ट होती है हमारी बेंजीन रिंग में, तो उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है पेड इन रिंग पे। अब ये लेस स्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि अब इसमें एक भी रिंग एरोमेटिक नहीं है। फिर अगला स्ट्रक्चर बनता है वो भी लेस स्टेबल, और लास्ट स्ट्रक्चर बनता है वो भी लेस स्टेबल। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर हम दोनों में से देखें, फिफ्थ एंड एट्थ में से, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? चार तो स्ट्रक्चर एज इट इज़ हैं जो कि स्टेबल हैं, क्योंकि उसमें एक रिंग एटलीस्ट एरोमेटिक है। जो बाकी तीन स्ट्रक्चर बनते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन कम है, तो उनमें से एक हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनता है इसमें फिफ्थ पोजीशन के केस में, जो कि एट्थ में नहीं बनता। तो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनना चाहिए वो किस में बनना चाहिए? हमारा एट्थ पोजीशन पे बनना चाहिए। तो मतलब अगर हमें कम ज़्यादा बताना हो कि मेजर कौन सा होगा माइनर कौन सा होगा, तो उस टाइम पे हमारा ज़्यादा होगा हमारा एट्थ पोजीशन वाला, क्योंकि उसमें एक भी स्ट्रक्चर में हमारा उस पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। लेकिन इसका जो हमारे बाकी ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लेस स्टेबल होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन इतना कम होता है कि हमारा अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट में इतना डिफरेंस नहीं आता हमारे अमाउंट में। इसलिए हमारा फिफ्थ एंड एट्थ के ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनते हैं। लास्ट स्टेप फिर से सेम ही है, इसमें प्रोटॉन लॉस होगा और हमें क्या मिल जाएगा? हमारा फाइनल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में बना था अब वो प्रोटॉन को ले लेगा, और हमारा लास्ट स्टेप होता है फास्ट स्टेप, तो ये वाला रेट डिटरमाइनिंग नहीं होता। सेकेंड स्टेप होता है हमारा स्लो स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो हमने ये तो देख लिया कि फिफ्थ एंड एट्थ पे क्यों हो रहा है अटैक। अब हम देखते हैं कि सिक्स्थ एंड सेवन्थ पे अटैक क्यों नहीं होता। जब जैसे ही सिक्स्थ पे अटैक होता है तो उस टाइम पे फिफ्थ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक स्ट्रक्चर बना जिसमें हमारा पूरा का पूरा स्टेबल है, ये एक रिंग एरोमेटिक है। अगला स्ट्रक्चर हमने क्या किया? पिरिडिन के इलेक्ट्रॉन मूव करवा दिए, दो स्ट्रक्चर बन गए। अब सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जिसमें हमारी एक रिंग एरोमेटिक है। बाकी जो हमारे चार स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि एक भी रिंग एरोमेटिक नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? हमारे लेस स्टेबल हो जाएंगे। सिमिलरली जब हमारा सेवन्थ पोजीशन पे अटैक होता है तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया अब एट्थ पोजीशन पे, तो सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर ऐसे बने हैं जिनमें हमारा क्या है? पूरी की पूरी एक रिंग एरोमेटिक है और बाकी दूसरी रिंग एरोमेटिक नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अल्टीमेटली अगले चार स्ट्रक्चर बने उनमें एक भी रिंग एरोमेटिक नहीं है। इसलिए तो जो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे स्टेबल स्ट्रक्चर हैं वो हमारी फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन पे ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए अटैक होता है हमारा फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन पे, और सिक्स्थ और सेवन्थ पे इसलिए नहीं होता। लेकिन जब हमारा फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होती हैं तो उस टाइम पे हमारा सब्स्टिट्यूशन सिक्स्थ एंड सेवन्थ पे पॉसिबल है। तो इसमें सेवन्थ पोजीशन पे क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा आता है जिसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन पे, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। रीज़न बीइंग नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम सिक्स्थ एंड सेवन्थ में से देखेंगे तो सिक्स्थ पे ज़्यादा फेवरेबल है कंपेयर टू सेवन्थ। पहली बात तो होगा ही इन दोनों पे अगर हमारे फिफ्थ एंड एट्थ अवेलेबल हैं, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और हमारा फिर अटैक दिखाना है हमने सिक्स्थ या फिर सेवन्थ पोजीशन पे, तो उन दोनों में से सिक्स्थ पे ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सेवन्थ। ठीक है, तो ये थी हमारी मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन।